अब आप कहने वाले हो मैम ये द पोएटिक्स जो है इसमें एरिस्टोटल हमें क्या बता रहा है? तो एरिस्टोटल हमें ये बता रहा है कि जब कोई भी ड्रामा हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसमें कौन सी थ्योरीज अप्लाई होनी चाहिए। जैसे हमारे पास कोई मैनुअल आ जाता है, इसको अगर तुम्हें यूज करना है तो ये बातों का ध्यान रखो, इन फीचर्स का ध्यान रखो। उसी तरीके से पोएटिक्स भी इसने एरिस्टोटल ने एक हमें मैनुअल दे दिया। ड्रामा लिखना है तो ऐसे ऐसे लिखा करिए आप। ये सारी की सारी बातें थ्योरीज हमें इसमें पढ़नी है। तो हम सबसे पहले इसका पढ़ रहे हैं बेटा, इंट्रोडक्शन। और इसके बारे में देखो जरा। एरिस्टोटल वॉज बोर्न इन 384 बीसी। कब का बर्थ है इसका? एट स्टैगेरिया। एंड ही केम टू एथेंस। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, वहां आया। एट द एज ऑफ 17, सिर्फ 17 साल का था। एंड बिकेम अ डिसाइपल ऑफ प्लेटो, और प्लेटो का स्टूडेंट बन गया। ही फाउंडेड द पेरिपेटेटिक स्कूल, अंडरलाइन भी करा हुआ है, और उसने ये स्कूल एस्टेब्लिश किया इन 335 बीसी। वेयर, इस स्कूल में एरिस्टोटल डिलीवर्ड लेक्चर्स ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट्स। डाइवर्स सब्जेक्ट्स मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर लेक्चर देता था। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर हेवन इन 332 बीसी, उसकी डेथ हो गई। एंड हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर ऑन मोनार्की, एजुकेशनल एथिक्स और पोएटिक्स। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, हमें ये तो लिखना ही लिखना है। अब हम आगे जो पोएटिक्स के मेन टॉपिक्स हैं उसको पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग हमने दिया है अ फ्रेगमेंटरी वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म। पोएटिक्स जो है वो क्रिटिसिज्म का एक वर्क है। कैसे एज एन एक्सपर्ट हमें किसी भी ड्रामा को पढ़ना चाहिए। द पोएटिक्स इज एन इनकम्प्लीट वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। फ्रेगमेंटरी मतलब थोड़ा सा बताया है इसमें। इट डील्स विद ट्रेजेडी, ट्रेजिक ड्रामा के बारे में, कॉमेडी और एपिक के बारे में। एपिक क्या होता है? एपिक इज अ लॉन्ग पोयम जिसमें स्टोरी सुनाई जाती है। तो इसने तीन चीजों के बारे में डिस्क्राइब किया है। एक ट्रेजिक ड्रामा कैसा होना चाहिए, एक कॉमेडी ड्रामा कैसा होना चाहिए, एक एपिक कैसे होनी चाहिए। इट कंटेन्स 26 चैप्टर्स। ये जो इसकी बुक है द पोएटिक्स, इसमें 26 चैप्टर्स हैं। It contains fundamental problems relating to literary criticism. तो जब हम लिटरेचर को क्रिटिसाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके इसने फंडामेंटल थ्योरीज बताई हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इट इज नो डाउट अ रिप्लाई टू प्लेटोज स्कैथिंग। स्कैथिंग का मतलब होता है बेटा वेरी सीवियर अटैक, डिनंसिएशन ऑफ पोएट्री एज फॉल्स, अनरियल एंड हार्मफुल। तो ये स्टूडेंट था प्लेटो का, और प्लेटो ने लिखा था कि जो पोएम्स होती हैं वो फॉल्स होती हैं, वो अनरियल होती हैं, वो हार्मफुल होती है, नहीं लिखनी चाहिए। और इसने, एरिस्टोटल ने अपनी किताब लिखी और उसमें समझाया कि कैसे लिखना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस है। ये लाइन देखो, इट इज नो डाउट अ रिप्लाई। प्लेटो ने सिर्फ ये बता दिया ये बुरा होता है, इसको नहीं लिखना चाहिए, फॉल्स होता है, अनरियल होता है। और एरिस्टोटल बता रहा है कि कैसे लिखना चाहिए। इसने क्रिटिसाइज नहीं किया, ही हैज ओनली गिवन अस द थ्योरीज। द पोएटिक्स इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न क्रिटिसिज्म। उसके बाद तो हमने भी पढ़ लिया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, रिचर्ड्स ने लिखा, इतने सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म के ऊपर अपने अपने वर्क लिखे हैं। पर सबसे पहला वर्क लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अगर किसी ने लिखा था तो वो और एरिस्टोटल ने लिखा था। इसीलिए हमने सेकंड पैराग्राफ की शुरुआत करी है, द पोएटिक्स इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न क्रिटिसिज्म। इट इज वन ऑफ द ऑथेंटिक ट्रीटीज। ट्रीटीज का मतलब होता है रिटन एक्सप्लेनेशन, रिटन डॉक्यूमेंट। तो ये एक लिखा हुआ पूरा हमारा जो ऑथेंटिक काम है ऑन द आर्ट ऑफ ट्रेजेडी।
ट्रेजेडी ड्रामास को कैसे लिखना चाहिए, पोएटिक्स किताब ने उसके बारे में बहुत अच्छी तरह बताया है। इट इज बिल्कुल ऑथेंटिक हमारा ट्रेटिस है। द पोएटिक्स इज एन इपॉक मेकिंग वर्क। इपॉक का मतलब होता है बेटा बहुत ही ज्यादा, एरा, एरा की शुरुआत हो जाना, पीरियड। द पोएटिक्स, ये किताब इज एन एपॉक मेकिंग वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ लिटरेरी थ्योरीज। और इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज मिलती है। तो पहला इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ये क्रिटिसिज्म पोएटिक्स क्या किताब है, हमने उसके बारे में लिखा। और अब हम एक एक थ्योरी पढ़ेंगे। तो हमारी पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। और जो मैं बताना चाह रही हूं वो ये बताना चाह रही हूं कि पोएटिक्स में आप पढ़ क्या रहे हो, आप ये पढ़ रहे हो कि कोई भी ड्रामा कैसे लिखना चाहिए। और जो लिखा हुआ ड्रामा है उसको जब तुम एक्सपर्ट बन करके उसे देखोगे तो कौन कौन सी थ्योरी फॉलो करके देखो। तो पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। प्रायर टू एरिस्टोटल, प्रायर का मतलब बिफोर, एरिस्टोटल से पहले द टर्म इमिटेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय प्लेटो। इसी के गुरु ने प्लेटो ने यूज करी थी, प्लेटो ने यूज करी थी ये वर्ड इमिटेशन। एरिस्टोटल borrowed the term from him, but he breathed into it a new and definite meaning. तो बेटा इमिटेशन वर्ड उसने प्लेटो का ही यूज किया है, पर उसमें मीनिंग और डेफिनेशन अपनी दी है। सो व्हाट इज इमिटेशन, व्हाट इज थ्योरी ऑफ इमिटेशन, ये एरिस्टोटल ने समझाया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप पढ़ रहे हो द थ्योरी ऑफ इमिटेशन का क्या मतलब है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इमिटेशन इज नॉट ओनली एन एक्ट ऑफ कॉपी। इमिटेट करने का मतलब कॉपी करना। तो एरिस्टोटल ने बोला इमिटेशन का मतलब कॉपी करना नहीं होता। जैसे बेटा इसको थोड़ा सा समझो, जैसे कोई जैसे चेतन भगत ने एक बुक लिखी, अब उस बुक को हमने रख करके उसके ऊपर एक मूवी बना दी, तो हम बोलेंगे ये इमिटेशन है? नहीं। थ्योरी ऑफ इमिटेशन कहती है कि सिर्फ किसी चीज को देख करके अगर तुम कुछ लिख रहे हो तो वो कॉपी करना नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अपनी बहुत सारी चीजें उसमें डालोगे। The theory imitation is not only an act of copy, but it is an act of imaginative creation. तुमने कुछ चीज को देखा, तुमने किसी को पढ़ा, अब तुम जब उसको लिखोगे तो तुम अपनी इमेजिनेटिव क्रिएशन भी उसमें डालोगे। आर्ट इमिटेट्स नॉट द मियर शोज ऑफ थिंग्स। आर्ट कॉपी नहीं करती सिर्फ चीजों को एज इट इज। लाइन लिखी है, आर्ट इमिटेट्स नॉट द मियर, मियर का मतलब ओनली, शोज ऑफ थिंग्स, बट द आइडियाज ऑफ रियलिटी, पर उसमें रियलिटी डाल करके फिर प्रेजेंट कर। तो इतनी सारी चीजें होती हैं दुनिया में, उसके ऊपर जब किताबें लिखी जाती हैं तो वो एज इट इज इमिटेशन नहीं होता, उसमें हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन होती है। आर्ट रिप्रोड्यूसेस ऑब्जेक्ट इमेजिनेटिवली, वो इमेजिनेटिवली हम चीजों को प्रेजेंट करते हैं। तो सिर्फ ये कह के डिसमिस नहीं करना कि ये तो कॉपी किया हुआ है, तो कॉपी कुछ नहीं होता। इन्वर्टेड कॉमर्स में चूंकि कोट लिखनी होती है इसलिए लिखो, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन आर men in action. The poet may imitate men as they were or they ought to be. तो हम जब इमिटेट करते हैं तो लोग कैसे हैं या कैसे होने चाहिए, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। दिस इज द थ्योरी ऑफ इमिटेशन दैट वी आर स्टार्टिंग। नेक्स्ट में वो ऐड करता है थ्योरी ऑफ इमिटेशन में बेटा, इमिटेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। कॉपी करना हम सबकी बेसिक फीलिंग है। इमिटेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। With Aristotle, imitation achieved a fresh meaning, that is, the representation of natural objects. इस थ्योरी की वजह से नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने लगे राइटर्स, क्योंकि उन्हें समझ आया कि कॉपी करने का मतलब सिर्फ कॉपी करना नहीं होता। An artist does not copy an object as it is, but he dreams his material from the phenomena of the world and makes something out of it. Thus, the characteristics
moral qualities, the permanent disposition, disposition मतलब behavior of the mind, the transient emotions, ट्रांजिएंट मतलब थोड़े थोड़ी देर के लिए जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स आर प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन। ये थी हमारी थ्योरी ऑफ इमिटेशन। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा पोएट्री एंड हिस्ट्री। नाउ इसमें जब तुम देख रहे हो पोएट्री एंड हिस्ट्री, ये दूसरी थ्योरी है। तो पहली थ्योरी हो गई थ्योरी ऑफ इमिटेशन, और पोएट्री और हिस्ट्री, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब वो ये बता रहा है, लेट सपोज हम हिस्ट्री के बारे में पोयम लिख रहे हैं, तो वो क्या होगी, और पोयम जो है वो बेटा डिफरेंट होगी, हिस्ट्री डिफरेंट होगी, और हिस्ट्री को जब पोयम के फॉर्म में लिखेंगे तो भी डिफरेंट होगी। तो सेकंड थ्योरी उसने ये समझाई। हेडिंग हमने दिया, इसमें मैंने बहुत सारे टेबल टेबुलर फॉर्म में बना दिया, वो लिखने में भी आसान और इवेलुएट करने वाले को भी आसान रहता है। तो बेटा ये हमारा बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना बर्ड्स व्यू है। अच्छा ठीक है, ये तो बिल्कुल एक बार में सारा समझ आ रहा है आपके लिए भी उनके लिए। तो अब हमने हेडिंग डाली पोएट्री एंड हिस्ट्री, डिफरेंसेस इन ह्यूमन कैरेक्टर, अकाउंट फॉर टू स्ट्रीम्स ऑफ पोएट्री। जो ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? अकाउंट फॉर मतलब एक्सप्लेन टू स्ट्रीम्स ऑफ पोएट्री, दो पोएट्री के स्ट्रीम्स की वजह से आपको अलग अलग ह्यूमन कैरेक्टर्स दिखेंगे। पहला है बेटा द मोर सीरियस माइंडेड इमिटेटेड द नोबल डीड्स ऑफ नोबल मैन, और दूसरा द मोर कॉमन इमिटेटेड द एक्शंस ऑफ द लेस नोबल मैन। तो जो बहुत सीरियसली किसी ने किसी बात को डिस्क्राइब किया, वो बेटा कॉमेडी के फॉर्म में लिखेगा। और किसी ने बेटा बहुत कॉमन माइंडेड मैन है, उसने किसी कॉमन इंसान के बारे में लिखना शुरू किया, इट लीड्स टू ट्रेजेडी। तो दो कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेजिक कैरेक्टर्स एंड कॉमिक कैरेक्टर्स। तो जब सीरियस माइंडेड लोग बहुत नोबल लोगों के बारे में लिखते हैं तो वो कॉमेडी लिखते हैं। कॉमेडी का मतलब लाफ्टर नहीं होता, कॉमेडी का मतलब होता है लाइट हार्टेड। और बेटा जब कोई कॉमन इंसान किसी बहुत ज्यादा कॉमन इंसान के बारे में कुछ लिखता है तो वो ट्रैजिक फॉर्म में लिखेगा, दुख वाले फॉर्म में लिखेगा। इसलिए दो कैरेक्टर्स मिलेंगे आपको। पोएट्री एंड हिस्ट्री कैन बी डिफरेंशिएटेड इन थ्री एस्पेक्ट्स। तो हिस्ट्री और पोएम में क्या डिफरेंस है? इन्होंने बोला हिस्ट्री डील्स विद पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, डील्स विद फैक्ट्स एज ड्राई एज डस्ट। सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठे होते हैं। हिस्ट्री आप पढ़ भी चुके हो, सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। अ हिस्टोरियन कैन नॉट इन्वेंट हिज फैक्ट्स, जो है वही बताना पड़ेगा। पोएट्री, पोएट्री डील्स विद परमानेंट फीचर्स एंड टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। पोएट्री डील्स विद इनर ह्यूमन एक्शन मतलब थॉट्स, एंड अ पोएट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ नेसेसिटी। वो बेटा अपनी नेसेसिटी के हिसाब से चीजों को इन्वेंट करता है। तो ये हमारा टॉपिक था पोएट्री और हिस्ट्री का। कंक्लूजन, देयर इज यूनिवर्सल एलिमेंट इन पोएट्री, द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सैलिटी हैज अ परमानेंट अपील। पोएम में हमेशा कोई ना कोई चीज यूनिवर्सल होती है, और यूनिवर्सल चीज हर समय अच्छी लगती है, और हिस्ट्री ड्राई और बोरिंग हो जाती है। तो ये दोनों का डिफरेंस था दैट वी हैव स्टडी। आगे अभी एरिस्टोटल के दो तीन टॉपिक्स और हैं, वो आज मैं भेजूंगी, तब हम करेंगे। अब बेटा हम निकाल रहे हैं अपना रजिस्टर, और हम हेडिंग डाल रहे हैं, एक हमें नोट्स तैयार करने हैं, अ टाइम टू चेंज बाय निज़्म एज़िकल। तो निज़्म एज़िकल की जो पोयम है अ टाइम टू चेंज, उसमें हमें क्या लिखना है वो आप लिखो जरा। हेडिंग डाल लीजिएगा, और बेटा वो मैं थोड़ा सा आपको डिक्टेट कर रही हूँ आंसर लिखने के लिए। बहुत छोटी सी पोयम है अ टाइम टू चेंज, और बेटा इसमें जो है इसने सिर्फ ये बताया है कि किस तरीके से चेंजेस आ जाते हैं समय के साथ साथ, और आ भी जाने चाहिए। लास्ट पोयम है और है भी छोटी सी।
हेडिंग डालो अ टाइम टू चेंज बाय निज़िम एजिकल। और जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि जब तुम ये लिखोगे निज़िम एजिकल एज अ पोएट, तब भी ये चीजें काम आ जाती है। इंट्रोडक्शन लिख लो बेटा पहले इसका। ए टाइम टू चेंज, टी कैपिटल लिखना, सी कैपिटल लिखना। अ टाइम टू चेंज इज द टाइटल पोयम, is the title poem in Nizam Ezekiel's A Time to Change is the title poem in Nizam Ezekiel's first volume of poems. First volume of poems. Full stop. जो इसने पहली किताब लिखी थी पोएम्स की, उसकी पहली पोएम का नाम है अ टाइम टू चेंज, और ये बेटा टाइटल भी है उस किताब का। फुल स्टॉप। It was published in it was published in 1952 1952 under the heading of under the heading of इन्वर्टेड कॉमर्स, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में हेडिंग लिखो, अ टाइम टू चेंज एंड अदर पोएम्स। अ टाइम टू चेंज एंड अदर पोएम्स, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड। इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। ये जो निज़िम एजिकल की पहली बुक छपी थी पोएम्स की, उसकी ये फर्स्ट पोएम है, और यही टाइटल भी था किताब का 1952 में। और टाइटल का क्या, टाइम टू चेंज एंड अदर पोएम्स। फुल स्टॉप। ए क्रिटिक ए क्रिटिक सेज, एक क्रिटिक ने कहा है, अ क्रिटिक सेज दैट it has a fine sense of, a critic says that it has a fine sense of structure. Structure. Full stop. It also has a self-evolving logic. It also has a self-evolving logic. Full stop. अपने आप लॉजिक आता जाता है जैसे जैसे आप ये किताब पढ़ते हो तो। फुल स्टॉप। all the 5 sections of this poem, all the 5 sections of this poem grow out of one another, grow out of one another। 5 sections हैं और सेल्फ इवॉल्विंग है, एक दूसरे में से ही आगे आगे पोएम बढ़ती जाती है। फुल स्टॉप। अब एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालो सेक्शन 1, क्योंकि 5 सेक्शंस को डिस्क्राइब करना है, तो पहली हेडिंग डालो सेक्शन 1। हमने बेटा इंट्रोडक्शन लिखा, अब हम सेकेंड लिख रहे हैं। द फर्स्ट सेक्शन अंडरलाइन किया और आगे लिखो, इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट ए मैन्स डिपार्चर, ए मैन्स एपोस्ट्रोफी एस डिपार्चर फ्रॉम होम। एक आदमी है, घर से बाहर जा रहा है। इट टेल्स अबाउट अ मैन्स डिपार्चर फ्रॉम होम। फुल स्टॉप। द टोन इज, इस सेक्शन की जो टोन है, द टोन इज डीपली इंट्रोस्पेक्टिव। द टोन इज डीपली इंट्रोस्पेक्टिव। फुल स्टॉप। इट पॉइंट्स आउट, it points out that the mind of a man, it points out that the mind of a man is the source of everything, is the source of everything। Full stop।
The protagonist is brooding. BROODING. ब्रूडिंग का मतलब होता है बड़ा थॉटफुल, उदास. The protagonist is brooding and finds out finds out that redemption, REDEMPTION, that redemption, बेटा redemption के लिए ब्रैकेट में लिखो freedom. The protagonist is brooding, और बड़ा उदास होके सोच विचार करके he finds out that redemption cannot come if our faults are concealed. If our faults are concealed, CONCEALED, concealed मतलब hidden. If our faults are concealed, full stop. We are yet, ये फर्स्ट सेक्शन में हमें पता चलता है, we are yet the slaves of our ego. The slaves of our ego. इसलिए हम फ्रीडम नहीं ले पाते. ये सेक्शन 1 है अ टाइम टू चेंज का, और छोटे छोटे से बेटा 4 और सेक्शंस हैं, तो वो हम अब आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे, और कल मिलते ही हैं हम फिर आगे के लिए.